हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह और कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसका मास्टर वीडियो जो है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप लोग मास्टर वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं जलप्रपात और झील से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात यह है घाटप्रभा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात यह है स्वर्ण रेखा नदी पर, और यह है कहाँ? तो झारखंड में। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तसो मोरारी झील यह जो है लद्दाख में। तसो मोरारी झील लद्दाख में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात यह है कर्नाटक में और स्थित है शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है, जो कि उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को ऊंचाई है 29 मीटर और यह किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कौन से राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा सांभर झील। है कहाँ? तो राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी पर है, जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश। नोहा काली कई यह कहाँ है? तो मेघालय में। नोहा काली कई जलप्रपात कहाँ है? मेघालय। अमृतधारा और देवधारा हंसदेव नदी पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। केदाई जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है और है कहाँ? मध्य प्रदेश। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ? झारखंड, रांची। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी बस्तर जिला छत्तीसगढ़। जोन्हा या गौतम धारा राढ़ू नदी पर, रांची झारखंड। चुलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर। है कहाँ? तो राजस्थान। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? अभी हमने देखा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है और है कहाँ? जम्मू कश्मीर। भारत की प्रमुख झील को भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेवनाड झील केरल। वेवनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। वेवनाड झील केरल। चिल्का झील ओडिशा। राजसमंद झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के सीमा पर। सात ताल झील उत्तराखंड। अष्टमुडी झील केरल। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। फतेह सागर झील राजस्थान। डल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर। सांभर झील राजस्थान। डिडवाना झील यह भी राजस्थान। राकसताल झील यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। रूपकुंड झील उत्तराखंड। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर झील गुजरात। उदय सागर झील राजस्थान। उदय सागर झील राजस्थान। नागिन झील जम्मू कश्मीर। लोनार झील महाराष्ट्र, जो कि क्रेटर निर्मित झील है। पेरियार झील कहाँ है? तो केरल में। सूरजकुंड झील यह कहाँ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील याद रखिएगा, हरियाणा। जयसम्मा झील राजस्थान। बुलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर झील यह कहाँ है? तो तेलंगाना। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं।
फास्ट तरीके से मैं करवा देती हूँ। देवनाथ झील कहाँ है? तो केरल में। चिल्का झील ओडिशा। राजसमंद झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश सीमा पर। सात ताल झील उत्तराखंड। अष्टमुर्दी झील केरल। फतेह सागर झील राजस्थान। डल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर। शांभर झील राजस्थान। डिडवाना झील राजस्थान। राकसताल झील उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। रूपकुंड झील उत्तराखंड। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर झील गुजरात। उदय सागर झील राजस्थान। नागिन झील जम्मू कश्मीर। लोनार झील महाराष्ट्र। पेरियार झील केरल। सूरजकुंड झील हरियाणा। जलसम्मत झील राजस्थान। वुलर झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर झील तेलंगाना। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, इस कारण से इसे क्रेटर झील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। भारत में जल संसाधन के स्रोत है क्या? तो धरातलीय जल या फिर पृष्ठीय जल कह सकते हैं, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह सब जो राज्य है तालाब सिंचित राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? नहर प्रणाली की संकल्पना दिनसा जे दस्तूर ने। दिनसा जे दस्तूर ने नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं व नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है सतलज नदी से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला क्रम से राज्य है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना, यह किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। यह हो जाएगा जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करना, जैव विविधता में वृद्धि हो करना, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। यह उद्देश्य है जल संभर विकास का या फिर लाभ है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर और तालाब से किया जाता है। पहले नंबर पर नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर और तीसरे नंबर पर तालाब आता है। याद रखेंगे क्रम से। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? फरक्का नहर की जलवहन क्षमता 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सा है? तो यह गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर किस नदी से? गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार पहला दिया गया है लघु सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। लघु सिंचाई परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है।
62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई परियोजना। अभी हमने देखा लघु सिंचाई, अब हम देखने वाले हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों का इसी वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है वृहद सिंचाई परियोजना। इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, तो यह कहलाती है फर्टिगेशन। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, यह कहलाता है फर्टिगेशन। क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? दामोदर परियोजना में पश्चिम बंगाल और झारखंड। ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार शामिल नहीं है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ किसको है? तो मध्य प्रदेश को। बात हो रही है सरदार सरोवर बांध का। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है और यह है किस नदी पर? महानदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, तपोवन और विष्णुगढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथौन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर। तिलैया, मैथौन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। याद रखिएगा, सतलज नदी पर बनाया गया हिमाचल बांध जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं यहाँ पे दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध। भाखड़ा नागल बांध जिसे गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध किस नदी पर है? यह हो जाएगा सतलज नदी पर। किशनगंगा और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। किशनगंगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी। सलाल बांध दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। थीन बांध चमेरा परियोजना रावी नदी। पोग व हरिके बांध ब्यास नदी पर। टिहरी व फरक्का बांध भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध तो ऐसे भागीरथी नदी पर है, फरक्का बांध गंगा नदी पर। कह सकते हैं टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर ही है, ऐसे भागीरथी नदी ही दिया रहता है। यमुना नदी पर है लखवर ब्यासी बांध। लखवर ब्यासी बांध यमुना नदी पर। कालागढ़ बांध जिसे रामगंगा परियोजना कहते हैं, रामगंगा नदी पर। घाघरा बांध घाघरा नदी। शारदा बांध शारदा नदी। त्रिवेणी के पास बैराज जो है गंडक नदी पर। त्रिवेणी के पास बैराज गंडक नदी। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है।
आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना, यह सब किस नदी पर है? चंबल नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध चंबल नदी। माता टीला बांध, राजघाट बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध, राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। डेहरी में सिंचाई, बरास, बांध सागर बांध सोन नदी में। डेहरी में सिंचाई, बरास और बांध सागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर। दामोदर नदी पर है पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमू और मैथान। पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध, मैथान बांध यह किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। राजमुंद्री के निकट एनिकट बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी। श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी। मेट्टूर बांध कावेरी नदी। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध यह सभी के सभी नर्मदा नदी पर है। काकरापारा बांध, उकाई बांध ताप्ती नदी। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध महानदी। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध महानदी। वन कबोरी बांध और कदाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। पंचेश्वर परियोजना किस नदी पर? काली नदी पर। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट है भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता। पहला है शारदा समझौता। शारदा या फिर महाकाली समझौता यह संबंधित है नेपाल से वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी समझौता यह नेपाल के साथ है। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता, जिसमें 1966 में संशोधित किया गया था। गंडक परियोजना यह भी नेपाल के साथ। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा समझौता बांग्लादेश। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज व इनकी सहायक नदियां के साथ समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है जलढाका, चुखा, ताला, मांगदेछू आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जलढाका, चुखा, ताला, मांगदेछू आदि जल विद्युत परियोजना भूटान में और यह भारत के सहयोग से निर्मित परियोजना है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य कब हुआ था? 1996 में। अभी हमने देखा। तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मेवराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। जवाहरलाल ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को? यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग, जो कि असम में है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिंद्रापोंग, जो कि असम में है। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कोसी मेची परियोजना। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना कोसी, मेची, गंडक, गंगा, सरदा, यमुना, यह सब आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? किशन गंगा परियोजना यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध, जो कि राजस्थान में है, का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर। बगलीहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी या नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है?
कल्पसर्प परियोजना यह किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात में। कल्पसर्प परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया? चिनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी के मध्य है। विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। तमिलनाडु राज्य में जल की मात्रा 419 टीएमसी, कर्नाटक 270, केरल 30 और पुडुचेरी 7 टीएमसी। टीएमसी का अर्थ होता है 1000 मिलियन क्यूबिक। 1000 मिलियन क्यूबिक। आगे बढ़ते हैं। जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है, माफ करेगा, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि को भी ध्यान हम लोग दे लेंगे। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। क्लियर। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14%। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। देखिए, रबी फसल का जो बुआई की अवधि है अक्टूबर नवंबर और कटाई की अवधि मार्च अप्रैल है। खरीफ फसल की बुआई की अवधि जून जुलाई और कटाई अवधि अक्टूबर नवंबर। जायद फसलें जो कि शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में इसे बोया जाता है और इसका अवधि बुआई का मार्च अप्रैल और कटाई का अवधि है जून जुलाई। रबी फसल को शीतकालीन फसल कहते हैं, खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, जायद फसल को शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की फसल कहते हैं। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि आते हैं। वही खरीफ फसल में चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आते हैं। वही जायद फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो हो जाएगा राजस्थान। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़ा उपभोगकर्ता कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान की होती है, चावल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल ही है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर होती है, चाहे वो खरीफ का मौसम हो, रबी हो या फिर जाए, तीनों फसल ऋतुओं में इसे बोया जाता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हालांकि सर्वाधिक चावल जो है पश्चिम बंगाल में ही उत्पादन होता है।
भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा यह सभी के सभी किस्में जो है धान की है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्में है? तो चाय की है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्में है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिले को। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रभानी शक्ति किसकी किस्म है? प्रभानी शक्ति जैव समर्थित ज्वार का। प्रभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव समर्थित ज्वार का। करनाल बट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, जैसे कि हरित क्रांति, यह संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, बागवानी कृषि से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। इंधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बाजरे की कृषि किसी जलवायु में की जाती है? बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय दिया गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? तो मैक्सिको। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी पौधे की। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगातार से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्य या राज्यों से प्राप्त होता है? भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन अनरेस्ट वॉरलॉक जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ?
एक मिनट। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो यह हो जाएगा गेहूं की। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा चाय। लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। याद रखिएगा, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग जो ग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई टैग कहते हैं 2007 में इसे प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1986 में। मक्की की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 90 से 120 दिन। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची केरल। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है। बात हो रही थी चाय की खेती का। आगे है भारत में झूम कृषि के प्रकार। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, जैसे कि, और यहाँ से खास करके बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते होंगे। चलिए याद कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। आंध्र प्रदेश व ओडिशा में पोदू, पमाडावी, केमान और बरीगा कहा जाता है। झूम कृषि का ही यह प्रकार है पोदू, पामाडावी, केमान और बरीबा। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहते हैं। केरल में पोनम ही कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ बीवर या दहिया, मसान, पेड़ा तथा वीरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर या दहिया, मसान, पेड़ा तथा वीरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम कृषि को वालरा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, हिमालयी क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या पुरावा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी झूम कृषि को दीपा कहा जाता है। क्लियर। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? माफ करिएगा, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को। लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। लौंग की खेती कहाँ होता है? तो केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? मक्का का। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो हो जाएगा अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? मड़ुआ का निर्यात किया जाता है जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है?
उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। प्रमुख कृषि संस्थान दिया गया संस्थान और उसका मुख्यालय, जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसर घट्टा, विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन तथा संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में, राष्ट्रीय प्राकृतिक रेजिस एवं गम संस्थान कहाँ है? तो रांची में। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे और रिकॉल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवीय या मालवीय विकास, अमर आजाद, बहार, पारस आदि अरहर की प्रमुख किस्में हैं, जिसे तुर दाल भी कहा जाता है, हम लोग आम भाषा में राहड़ भी बोलते हैं। मालवीय, मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस, यह सब अरहर की प्रमुख किस्में हैं। कुल फसलों में राज्य का स्थान 2021-22 का दिया गया है। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, द्वितीय स्थान है मध्य प्रदेश का और तृतीय स्थान है पंजाब का। कुल दलहन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है राजस्थान का। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात। कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, इसे तो करंट अफेयर्स के अनुसार से आप लोग याद रखेंगे, एसपीडी वाले बुक में भी मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख भी लेते हैं। चावल उत्पादन में पहला राज्य पश्चिम बंगाल का है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बाजरा उत्पादन में राजस्थान, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का, चना उत्पादन में महाराष्ट्र का, अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र का, मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान, सरसों राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश। आलू सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। प्याज सर्वाधिक महाराष्ट्र में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। हालांकि चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने ले लिया है। साथ ही साथ सेकंड स्थान पे जो राज्य दिया गया था उसे भी नाम दिया गया था, उसे आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय उत्पादक राज्य असम है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्म है, यह है गेहूं की। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली के लिए। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। गहन कृषि किसे कहेंगे? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज को गहन कृषि कहा जाता है। राजस्थान किस फसल के उत्पादन में, माफ करिएगा, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा का प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना।
भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत। एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना में। अरंडी का बृहत्तम उत्पादन राज्य कौन सा है? अरंडी का तेल भी बनता है और उत्पादक जो राज्य है यह हो जाएगा गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1984 में। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य और उत्पादन कितना होता है लाख टन में, वो भी दिया गया है। मछली उत्पादन में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान कर्नाटक, चौथा स्थान ओडिशा और पांचवा स्थान गुजरात का है। आंध्र प्रदेश में 48.03 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। अखिल भारतीय उत्पादन 162.48 लाख टन। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो 2-3 पार्ट और भी आएंगे इसके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।